हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। अभी तक हम लोगों ने बच्चों अपने सेशंस में बात की कि किस तरीके से हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। उसके बाद हम लोगों ने देखा अपने एटॉमिक मॉडल्स। उसमें सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था सर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद बात की हम लोगों ने रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल की। तो बच्चों अभी तक हम लोग एटम की कुछ बातों को ही जान पाए थे जो कि सही पाई गई। उसके बाद बच्चों हम लोगों को और भी मॉडल्स की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे जो ये मॉडल्स थे इनके ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस सामने आए, जिसकी बात हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में भी बच्चों की थी। तो एटम के बारे में और जानने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले और सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी, वो ज़रूरी चीज़ थी हमको पता होना चाहिए था रेडिएशंस के बारे में। ये जो रेडिएशंस होती हैं बच्चों, इस रेडिएशन के बारे में अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग एटम के बारे में और भी जान सकते हैं। किस तरीके से? अगर बच्चों रेडिएशन के बारे में और रेडिएशन जब रेडिएशन बच्चों मैटर से इंटरैक्ट करता है, तो जब ये इंटरेक्शन करता है मैटर के साथ, तो एक बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रा जनरेट करता है। यानी मैटर में बच्चों एटम प्रेजेंट होता है, और अगर ये रेडिएशन उस एटम पर पड़ेगा तो एक स्पेक्ट्रा यानी एक स्पेक्ट्रम जनरेट करता है, जिसमें बच्चों बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। तो हमको एटम के बारे में जानकारी करने के लिए हमको रेडिएशन के बारे में, और जो हमारा रेडिएशन और मैटर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, यानी दैट मीन्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझना बच्चों बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बच्चों जो हमारी नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल्स आए, इसके नेक्स्ट जो एटॉमिक मॉडल था वो हमारे साइंटिस्ट नील्स बोहर लेके आए। तो उनका जो मेजर पार्ट था वो भी इसी बेसिस पर था कि किस तरीके से जो रेडिएशन और मैटर का इंटरेक्शन होता है और किस तरीके से हमारे स्पेक्ट्रा जनरेट होते हैं। तो इसके आधार पर बच्चों उनका जो एटॉमिक मॉडल था, उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशंस के बारे में। क्या होती है रेडिएशन, एग्जैक्टली इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अपना रेडिएशन का पार्ट। रेडिएशन शुरू करने से पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि रेडिएशन की जो स्टडी थी वो स्टार्ट होती है कहाँ से। सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट दिया जाता है रिगार्डिंग हमारा रेडिएशन। तो सबसे पहले जो हमारी रेडिएशन के बारे में देखा जाता है वो हमारी है लाइट। बच्चों जो हमें अपने सन से लाइट मिलती है वो भी एक तरीका का रेडिएशन है। फिर 1950s में जब लोगों ने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हीट करते हैं तो हीट करने के बाद भी उसमें से एक रेडिएशन जनरेट होता है, उसमें से भी बच्चों एक तरीके की लाइट जनरेट होती है, वहाँ पर भी हमारा रेडिएशन मिलता है। तो इस रेडिएशन के बारे में सबसे पहले जो न्यूटन्स थे उन्होंने एक थ्योरी दी कि जो रेडिएशन है ये पार्टिकल नेचर है का है, यानी ये पार्टिकल से मिलके बना है। लेकिन बात यहाँ पर बच्चों आ जाती थी कि जो हमारा रेडिएशन है, हमारी लाइट है, वो वैक्यूम में भी पास हो जाती थी। अगर बच्चों हमारा रेडिएशन पार्टिकल नेचर का होता तो उसको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन हमारी जो लाइट होती है वो वैक्यूम में भी पास हो जाती है, ट्रेवल कर जाती है। तो ईयर 1870 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बच्चों मैक्सवेल। वो इस रेडिएशन को और डिफाइन करते हैं और बताते हैं बच्चों कि ये जो हमारा रेडिएशन है ये पार्टिकल नेचर का नहीं, जबकि ये हमारा जो नेचर रखता है वो किस तरीके का है, वो वेव लाइक स्ट्रक्चर है, यानी वेव लाइक नेचर होता है हमारा रेडिएशन का, और जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल ने बच्चों हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव किस तरीके से समझाया, आइए बच्चों देखते हैं उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो यहां पर जो मैक्सवेल थे वो बताते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, बच्चों कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है बहुत ही हाई स्पीड में, हमारा एक कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है, तो वो बच्चों जनरेट करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ, और उन दोनों की जो बच्चों डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और इसके साथ साथ वो एक रेडिएशन छोड़ता है जिसको बच्चों हम लोग बोल रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो हमारा रेडिएशन है वो कैसा है, वो वेव स्ट्रक्चर है, यानी वेव लाइक स्ट्रक्चर है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो क्या कहता है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये हमें बताता है कि अगर कोई बच्चों एनर्जी किसी भी सोर्स से कंटिन्यूअसली निकल रही है, जैसे बच्चों हमारा सन है, सन से कोई एक एनर्जी हमारी कंटिन्यूअसली निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडिएंट एनर्जी। ये हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट। यानी क्या होता है कि अगर किसी सोर्स से, जैसे अगर हमारा सन है, इस सोर्स से अगर कोई एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। सेकेंड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहता है। सेकेंड पॉइंट बच्चों बताता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है, जो हम लोगों ने बात की अभी, कि अगर कोई चार्ज बहुत ही तेजी से, बहुत ही हाई स्पीड में एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है, तो हमारे दो फील्ड जनरेट करता है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होती हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो बच्चों ये हमारे तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारी ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर हम लोग x और y की बात करते हैं, या फिर हम लोग अगर इसको y मानते हैं, x, y और z, तो x और y की बात करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हमारी जनरेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कैसे होगी, पहला ऊपर फिर नीचे। पहले बच्चों इधर ऐसे जाएगी, इस डायरेक्शन में वेव लाइक स्ट्रक्चर में मूव करेगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है, प्रोपोगेशन है, वो किधर है, वो बच्चों इस डायरेक्शन में। और ये अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो वो किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी। इसका भी बच्चों प्रोपोगेशन जो है, इसकी जो डायरेक्शन है चलने की, वो ये राइट डायरेक्शन। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, लेकिन दोनों का जो एक फाइनल डायरेक्शन होगा वो किधर है, वो इस तरफ है। तो इन दोनों जो हमारी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हुए वेव को किधर, रेडिएशन को किधर मूव कराएंगी, इस डायरेक्शन की तरफ। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं बच्चों, क्योंकि एक हमारी y और z डायरेक्शन में है और एक x और y डायरेक्शन में है। तो बच्चों इस तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो ऑसिलेट करती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं। ये हमारा जो पॉइंट है वो है सेकेंड पॉइंट। एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों ये दोनों जो हैं वो कैसी हैं, वो 90 डिग्री पर ऑसिलेट करती हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है बच्चों, कि जो हमारी ये रेडिएशन है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, वो वेव नेचर है। ये हमारा थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो हमारा नेचर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो कैसा है, वेव नेचर है। और इसकी जो स्पीड है लगभग वो कैसी स्पीड है, सिमिलर टू स्पीड ऑफ लाइट। यानी कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो किस स्पीड से चलेगा, जो स्पीड से हमारी लाइट ट्रेवल करती है। यानी जो हमारी लाइट है वो भी कैसी रेडिएशन शो करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करती है बच्चों। तो स्पीड ऑफ लाइट लगभग क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस रेडिएशन की लाइट जो होगी वो इसी स्पीड से बच्चों ट्रैवल करेगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा,
फोर्थ पॉइंट में मैक्सवेल कहते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी जो प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, प्रोपोगेशन बच्चों किसे कह रहे हैं, जो इसकी दिशा है, यानी किस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। तो प्रोपोगेट करना क्या कहते हैं बच्चों, आगे बढ़ने को। तो हमारी जो प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके लिए बच्चों किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहां पर बच्चों ये प्रूव होता है एक बार फिर से कि अगर किसी भी चीज को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका मतलब है वो पार्टिकल नेचर का नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कोई भी जो रेडिएशन या फिर एनर्जी होगी वही केवल हमारी ट्रेवल कर पाएगी विदाउट एनी मीडियम। यानी वैक्यूम में भी जो हमारी ये रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या करेगी, मूव करेगी, यानी प्रोपोगेट करेगी। दैट मीन्स नो नीड ऑफ एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो जिस रेडिएशन में बच्चों ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, उस रेडिएशन को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर जो होता है वो कैसा होता है, वो वेव लाइक नेचर होता है। ये कहना था हमारा जो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल का, और उन्होंने अराउंड 1870 में ये सारी बातें बोली। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करेंगे बच्चों। सो यहाँ पर बच्चों हमारे पास है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका जो हमारा पहला टर्म है वो है हमारा वेवलेंथ। सो वेवलेंथ क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। तो ये क्या होती है वेवलेंथ, हम किसको कहते हैं, तो ये जो हमारी वेव होती है, तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट को अगर हम लोग लेते हैं या फिर किसी दो कंसेक्यूटिव ट्रफ को लेते हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। चाहे बच्चों हम लोग दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट की बात करें या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ की बात करें, तो ये हमारी कहलाती है वेव लेंथ, यानी एक वेव की लेंथ। इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। सो इसकी जो बच्चों हमारी यूनिट होती है, तो बच्चों हमारी जो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो इसको हम लोग मीटर में भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर जनरली हम लोग इसको नैनोमीटर्स में भी डिनोट करते हैं, क्योंकि जो हमारी वेव है इसकी जो रेंज होती है वो हमारी लगभग नैनोमीटर्स में जाती है। सो अब हम लोग सेकेंड टर्म्स की बात करते हैं। सेकेंड टर्म है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग बच्चों डिनोट करते हैं न्यू से, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू। सो फ्रीक्वेंसी हम लोग किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चों एक तरीके से एनर्जी ऑफ वेव होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो हमारी नंबर ऑफ वेव है, यानी अगर हम लोग एक वेव की बात करें तो जो हमारी एक वेव है, सपोज करते हैं हमारी ये एक वेव हो जाती है, तो हमारी एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो जाती हैं किसी पॉइंट से। तो अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक सेकंड में देखते हैं कि हमारी कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो जाती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हम अपनी फ्रीक्वेंसी, यानी किसी भी वेव के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो बच्चों ये जो हमारी वेव होगी, अगर इसका साइज छोटा होगा तो हमारी ज़्यादा नंबर ऑफ वेव पास हो सकती हैं किसी पॉइंट से एक सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर ये बच्चों इसका साइज़ बड़ा होता है तो हमारी जो नंबर ऑफ वेव है वो कम पास हो पाएंगी, तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, इसका जो हमारा SI यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज़। और हर्ट्ज़ क्या होती है, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अपना थर्ड टर्म, जो कि है हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम लोग बोलते हैं हमारा जो क्रेस्ट होता है और उसकी जो हमारी ये
एक्स एक्सिस है इससे कितनी हाइट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं। तो चाहे हम लोग बच्चों इस हाइट, क्रस्ट की हाइट देख लें, चाहे हम लोग इसकी इस ट्रफ की डेप्थ देख लें, ये दोनों क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट टर्म आता है बच्चों हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी नॉर्मल टर्म्स में हम लोग किसको कहते हैं, जो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है वो हम लोग टाइम के साथ उसका मेजरमेंट करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी, और उसमें हमारी डायरेक्शन भी शामिल रहती है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग वेलोसिटी सेम टर्म में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी बच्चों हम लोग वेलोसिटी जो हमारी है वो क्या है, जो हमारी डिस्टेंस है, यानी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है हमारी 1 सेकंड में, उसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। तो जब हम लोग बच्चों फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, वहाँ पर हम लोग 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव की बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी हमारी सिंपल सी बात होगी, मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट होती है। तो वेलोसिटी की बात होती है हमारी तब जब हम लोग बात करते हैं कि 1 सेकंड में या फिर हमारे किसी भी कांस्टेंट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है। लास्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वेव नंबर का। वेव नंबर बच्चों बहुत ही सिंपल टर्म है। वेव नंबर हमारा डिनोट होता है न्यू बार से। जो ये न्यू है हमारी फ्रीक्वेंसी में यूज़ होता है, उसके ऊपर हम लोग एक बार लगा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। और जो हमारा वेव नंबर होता है वो अपोजिट होता है हमारा वेव लेंथ के, यानी जो हमारा वेव लेंथ है उसके अपोजिट अगर हम लोग ले लेते हैं टर्म को, तो हम उसको बोलते हैं वेव नंबर। तो यहाँ पर इसकी यूनिट हो जाती है बच्चों मीटर इनवर्स या फिर नैनोमीटर इनवर्स। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड इतने सारे टर्म्स देखे। तो यहाँ पर इन सारे टर्म्स में एक रिलेशन भी आता है। तो रिलेशन हमारा क्या होता है कि जो हमारा लैम्डा होता है यानी वेव लेंथ होती है, वो ये रिलेशन शो करती है। यहाँ पर जो हमारा लैम्डा है वो वेव लेंथ है, सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट है या वेलोसिटी है, या फिर ये जो न्यू है वो हमारी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और ये जो हमारा वेव लेंथ है, इसका अगर हम लोग रिलेशन की बात करते हैं तो हमारा रिलेशन आता है लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो ये सारी बात हुई बच्चों आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेकर। तो आई होप कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव नेचर होता है जो हमारे मैक्सवेल ने बताया, उसको आप लोगों ने बच्चों बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी बच्चों जो हमारी रेंजेस होती हैं, यानी उसमें किस किस फ्रीक्वेंसी की अलग अलग रेडिएशंस होती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो बच्चों इसकी हम लोग चर्चा डिटेल में करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।